ओके, सबसे पहले जैसे मान लो लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3 माइनस 4 है, या ले लेते हैं -1 प्लस i, और मैंने बोला इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो इसका कॉन्जुगेट बताओ क्या होगा। -1 -i माइनस आई। -1 माइनस i, मतलब जो साइन चेंज करेंगे वो सिर्फ किसका करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का चेंज करेंगे। अच्छा, अगर मैं बोलूं आर्गुमेंट निकालो z का, क्या आएगा बताओ। प्रिंसिपल आर्गुमेंट z का निकालेंगे तो बताओ क्या आएगा। 1 नहीं नहीं, आर्गुमेंट बेटा, आर्गुमेंट, मॉडुलस नहीं, और आर्गुमेंट। पाई मैं रियल इमेजिनरी पार्ट नहीं पूछ रहा, आर्गुमेंट पूछ रहा हूँ z का। पाई पाई कैसे बताओ, पाई कैसे आगे भाई, भूल के कैसे निकालते थे हम। z इक्वल टू लिखा है -1 प्लस i, फिर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ना, r cos थीटा प्लस i sin थीटा की फॉर्म में। तो इसमें r बताओ पहले कितना है, -1 प्लस i में √2 सिर्फ r की वैल्यू है √2, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा होता था x अपॉन r, तो x कितना है यहाँ पर -1 डिवाइड बाय r √2, और sin थीटा क्या होगा y डिवाइड बाय r, y कितना है 1 डिवाइड बाय √2। तो बेटा अब सोचो कि कौन सा कोऑर्डिनेट में, सबसे पहले तो अगर सेकंड आपका cos सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं, पाई माइनस ही करेंगे, राइट। यस तो कितना आएगा भाई, cos पाई माइनस कितना, पाई माइनस पाई बाय 4 नहीं होगा, 5/4 है ना। तो कितना आया 3 पाई बाय 4, राइट। अब जल्दी से मुझे इसका भी निकाल के दिखाओ आर्गुमेंट, z बार का, z के अगर कॉन्जुगेट का निकालते हैं आर्गुमेंट तो क्या आएगा, निकालो। थ्री पाई 4। यही आएगा, सेम। सेम कैसे आ सकता है भाई, अगर कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो i का साइन चेंज हो गया तो वो सेम तो ही ना आएगा। अच्छा, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फिर वही इसका भी r निकालेंगे, -1 माइनस i का r कितना होगा, इधर कितना आएगा r हमारा, इधर भी √2 ही आएगा, राइट। cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -1/√2, और इस बार साइन भी क्या आएगा, -1/√2। कौन सा क्वाड्रेंट हो गई थर्ड बेटा, दोनों नेगेटिव है, बिल्कुल दोनों नेगेटिव है, कहां पर, थर्ड थर्ड में होते हैं। तो थर्ड में जाने के लिए क्या करते थे हम, थर्ड में जाने के लिए क्या करते थे, क्या करते हैं, पाई प्लस करते हैं, वो तो ट्रिग्नोमेट्री में करते थे बेटा, क्योंकि उसमें हम क्या करते थे, थर्ड लेने के लिए पाई प्लस करते थे। पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में जब पढ़ा था कि प्रिंसिपल जो आर्गुमेंट होता है उसको कहां से कहां तक रखना है, हमें भूल के, -पाई से पाई तक सिर्फ, याद है। यस तो -पाई से अगर पाई तक लेना, तो मैंने बताया था ना 4 तरीके, कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा ही लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या लिखते थे, पाई माइनस थीटा, थर्ड में जाने के लिए क्या करते थे, थर्ड में जाने के लिए थीटा माइनस पाई करते थे बेटा, उल्टा कर देते हैं नेगेटिव, और फोर्थ में जाने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो उसका नेगेटिव माइनस थीटा, याद है। क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड होता था वो कहां से कहां तक लेते थे हम, -पाई से पाई, याद है, ठीक है। यस तो बता दो इसका आंसर फिर क्या आएगा, अगर थर्ड में लिखना है हमें तो क्या लिखेंगे हम, थीटा माइनस पाई, थीटा क्या है यानी पाई/4 और माइनस पाई, तो इस बार आंसर क्या आएगा, -3 पाई/4 आएगा, क्या आएगा, -3 अगर -3 पाई/4 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि नोटिस करो, पहले हमारा कितना आया था आर्गुमेंट 3 पाई/4, और इस बार क्या आ रहा है हमारा -3 पाई/4। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो आर्गुमेंट z बार यानी कॉन्जुगेट का जो आर्गुमेंट होता है वो माइनस टाइम्स होता है आर्गुमेंट z के, क्लियर है। यस सर यस सर। एक फॉर्मूला डेराइव हो गया, ये लिख लो, अगर नहीं लिखा था तो, शायद मैंने ये नहीं लिखवाया था, तो लिख लो, बहुत काम की चीज, ठीक है। डन सर लिख लिया सबने, यस यस सर ठीक है। अच्छा, मैंने ये भी बताया था, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली मीनिंग भी दिया था इसका, कि अगर z आपका यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो z कॉन्जुगेट होगा वो x एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगी, याद है, बताया था। मिरर रिफ्लेक्शन तो बेसिकली अगर आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि x एक्सिस के साथ ये एंगल कैसे बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, लेट से थीटा बना रहा है, तो ये कैसे बनाएगा एंगल, क्लॉकवाइज बनाएगा थीटा, है ना। तो थीटा जो क्लॉकवाइज होगा उसको हम कैसे एंगल लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, याद है, एंटी क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज हम फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट को कवर करते थे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थर्ड और फोर्थ को कवर करते थे। तो यहाँ से भी समझ में आ ही रहा है कि जो आर्गुमेंट था वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना पाई प्लस नहीं करना, जब भी हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, तो ये याद रखो। ठीक है, ओके, यहाँ तक आए सभी को समझ में? यस सर। ये चलो, अच्छा हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सीखा था। क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या थे याद है? क्या लिखते थे हम? 1 लिखते थे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, याद है? और क्या प्रॉपर्टीज थी इसकी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता था? 0, एंड ओमेगा क्यूब को अगर करते हैं तो क्या आता था? 1, राइट। अच्छा, अब अगर लिखा है, लेट्स से क्वेश्चन है इस पे। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा एक 10th वाले बेसिक्स भी तुम्हारे आने चाहिए कि क्वाड्रेटिक की अगर इक्वेशन जनरेट करनी है, इफ आई से अल्फा एंड बीटा और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, तो अगर मान लो अल्फा और बीटा रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसकी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है याद है? के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स और Correct. प्लस अल्फा बीटा, याद है? यस सर। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो होगा वो कुछ ऐसा होगा आपका, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, तो मान लो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया, आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया है इफ, ध्यान से पढ़ना, इफ क्वेश्चन में लिखा है अल्फा इक्वल्स टू, अल्फा आपको दे दिया क्या? -1 प्लस i√3 डिवाइड बाई 2, ये दिया हुआ है, एंड a इक्वल टू गिवन है 1 प्लस अल्फा समेशन के 0 से स्टार्ट करेंगे कहां तक? 100 तक, और अल्फा की पावर लिखी हुई है 2k, एंड बीटा दिया हुआ है, या बी दिया हुआ है, बीटा नहीं, बी दिया हुआ है, बी इक्वल्स टू दिया हुआ है समेशन के 0 से स्टार्ट करना है अगेन 100 तक, और अल्फा की पावर 3k। तो हमें अल्फा बता दिया क्या है, और ए और बी दे दिए, और देन हमें क्या बतानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are a and b is क्या होगी? ऑप्शंस गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 101x प्लस 100 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 102x प्लस 101 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 101x प्लस 100 इक्वल टू 0, और सी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 102x प्लस 101 इक्वल टू 0। ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। स्टार्टिंग में हमें अल्फा दिया हुआ है, किसी को ये देखकर समझ में आया कि क्या दिया हुआ है? जो अल्फा है ये दिया क्या हुआ है बेसिकली? रूट, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, ओमेगा, याद है किसी को? यस तो बेटा ये तो मतलब जो ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3i डिवाइड बाई 2, एक ये था, और एक होता था -1 माइनस √3i डिवाइड बाई 2, है ना, स्क्वायर, याद है सभी को? तो बेटा ये तो टिप्स पे आपको लर्न हो जानी चाहिए, मतलब कभी भी आपको ये दिख जाए, जैसे देखो कभी ऐसे लिख देता है, कभी ऐसे भी लिख देता है, अल्फा इक्वल टू -1/2 प्लस √3i डिवाइड बाई 2, मतलब कंफ्यूज करने के लिए ऐसे अलग से दे देगा, 2 डिवाइड करके एक साथ दे देगा। तो ये तो आपको एकदम देखते ही पता लग जाना चाहिए, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती थी जो मैंने ऊपर लिखी है, वो ये क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इन्हीं को लगाकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम बार बार अगर इस तरह से लिखते रहेंगे -1 डिवाइड बाई 2 प्लस √3i/2 और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे टर्म्स बन जाएंगे और सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो आपको ये प्रॉपर्टीज यूज करनी है, तो उससे पहले आप क्या करो, इसको ओमेगा की फॉर्म में लिख दोगे। तो अब इसमें जो अल्फा दिया हुआ है बेसिकली ओमेगा ही है, मतलब बेवकूफ बना रहे हैं, हमें ओमेगा ना देकर इन्होंने ऐसे लिख कर दे दिया, तो हमें समझ में आ गया ठीक है कि ओमेगा ही है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं ए और बी जो उसने दिए हुए उनको सिंप्लीफाई करना है, और ए और बी अगर हमें सिंप्लीफाई करके आ जाएगा फिर हमारी इक्वेशन आ जाएगी जो कि क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगी? ए प्लस बी टाइम्स एक्स और प्लस ए बी, यही होगी ना? यस सर। तो अगर हमारा ए और बी सिंप्लीफाई होके आ जाएगा तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। मतलब बेसिकली करना क्या है, पहला काम था आइडेंटिफाई करना है कि अल्फा क्या दिया हुआ है, ये आइडेंटिफाई कर लिया हमने। फिर उसके बाद समझ में आ रहा है हमें कि जो ए और बी दिया है उनको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि वो समेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो समेशन की फॉर्म में हम सॉल्व करते हैं उसे। तो ए की वैल्यू क्या दी हुई है, बताना क्या करेंगे? ए दिया हुआ है हमें 1 प्लस अल्फा टाइम्स समेशन के 0 से स्टार्ट करना है कहां तक?
100 तक, और अल्फा की पावर दी हुई है 2k। तो अल्फा की जगह मैं ओमेगा लिख दूं डायरेक्टली, Yes, Yes. sir. तो 1 प्लस ओमेगा समेशन के 0 से स्टार्ट करना है कहाँ तक, 100 तक, और ओमेगा की पावर 2k। चलो, अब जब समेशन आपको पता होगा कि कैसे ओपन करते हैं समेशन, तो वो कह रहा है कि 0 से स्टार्ट करना है 100 तक, तो कैसे होगा, पहला क्या आएगा, ओमेगा की पावर 0 हो जाएगी, राइट, k की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो। फिर नेक्स्ट क्या होगा बताओ, ओमेगा की पावर क्या हो जाएगी, अगर k 1 लेते हैं तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर आएगा, वेरी गुड। फिर क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, ओमेगा 4, Omega 4 आएगा, 6 आएगा, है ना, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा कहाँ तक, 200 तक। वेरी गुड, ठीक है। अब हमें ओमेगा की जो पावर है ये पता है कि क्यूब 1 होता है, और हमें ये पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी क्या होता है, 0 होता है। तो अब क्या करें, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, एक एक बार तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, या इंडिविजुअल टर्म्स को सिंप्लीफाई तो नहीं करेंगे, तो क्या करें बताओ। अब इसके बाद क्या करें, सर एपी सोचो थोड़ा सा। एपी 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 नहीं बेटा, ये जीपी है, जीपी जीपी, सही बोल रहे हो, जीपी नहीं होगी, ओमेगा की पावर 0 है तो 1 लिख सकते हैं भाई, डिवाइड करके सेम आ रहा है ना, कॉमन रेशियो सेम आ रही है ना, यस है ना। तो क्या होती है, सम क्या होता था जीपी का, याद है किसी को, बताया था लास्ट क्लास में, फॉर जीपी क्या था, ए ब्रैकेट आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1, ये आर था ना। माइनस 1 हाँ, तो लगा दो, ए कितना है हमारा, ए हमारा है 1 फर्स्ट टर्म, और आर कितना है, कॉमन रेशियो ओमेगा स्क्वायर, और एन कितना है, कोई बताएगा एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 200. 201 कितनी कितनी कितनी, अगेन सर अगेन, 100, 100 नहीं है भाई, अच्छा 100 है या 101 है, 101 101 है भाई, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो किसी बच्चे ने बोला 200, किसी बच्चे ने बोला 100, ये जाने जो ऐसे देते हैं क्वेश्चन कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, तो बहुत ध्यान से, 101 है बेटा, क्यों 101, उसका रीजन भाई, 2 जीरो से भी लेकर इंक्लूड होगा। 2, हाँ 2 से लेकर, हाँ आप ऐसे देखो ना कि आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ है, के स्टार्ट हुआ है भाई मेरा 0 से, अगर 1 से लेकर 100 होता तो 100 टर्म्स होती, ये तो हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0. 0 से, तो 0 से 100 तक टोटल टर्म्स कितनी होगी भाई, 101 होगी, 1। तो अगर आपने ये गलत कर दिया तो ऑप्शन जो दिए हुए ना उनमें से कोई ना कोई ऑप्शन 100 लेकर भी मैच कर रहा होगा, और बच्चा क्या करता है फिर टिक कर देता है उस पर, तो 1 प्लस ओमेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाया मैंने, ए बाहर रखा यानी 1, आर कितना है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी, 101 है ना, तो पावर टू द पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 इंटू 101 लिखते हैं, माइनस 1 होल डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ये क्लियर है। अच्छा इसको अब सॉल्व करते हैं, 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, अच्छा ओमेगा की पावर हो जाएगी 202 माइनस 1 डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। अब ये भी बता दो जल्दी से, ओमेगा की पावर 202, इसको सिंप्लीफाई करो, ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 होता है, तो ओमेगा क्यूब यानी कि अगर पहले 3 से डिवाइड करते हैं 202 को तो क्या बचेगा बताओ, 202 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो कितना बचेगा रिमाइंडर, बताओ भाई, 67 रिमाइंडर बताना है, हाँ रिमाइंडर बताओ ना, क्योंकि ओमेगा क्यूब तक तो 1 ही रहेगा, उसकी पावर चाहे कुछ भी कर लो 1 ही तो रहेगी, 1, तो रिमाइंडर बचेगा 1 1 बचेगा, क्योंकि 202 को डिवाइड करोगे तो 201 पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, तो बेसिकली क्या बचा, ओमेगा माइनस 1 लिखते हैं, यस सर, Yes. क्योंकि ओमेगा की पावर 201, ये तो ओमेगा की क्यूब की पावर कोई नंबर होगा, इंटीजर होगा कुछ ना कुछ, और ये तो पूरा 1 ही बन जाएगा हमारा, तो ओमेगा माइनस 1 लिख देते हैं, और डिवाइड बाय क्या चल रहा है, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। तो अच्छा ऊपर तो प्रॉपर्टी लग गई, ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रही है, Yes, यस sir. सर, तो क्या आ गया, 1 plus square minus omega square. सर हाँ, कितना आया, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो यानी कि क्या हो गया आंसर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा इक्वल टू 1 माइनस 1, हाँ, तो ये सम पूरा का पूरा कितना आ गया हमारा, कितना आया अभी, सर कट वगैरह करके 1 आया टोटल, टोटल 1 आ गया, राइट, कट होके, क्लियर है सभी को, यस Yes, sir. यस सर यहाँ तक आया सभी को समझ में, तो यानी ए की वैल्यू 1 आ गई, राइट, ये क्लियर है, Yes. माइनस 1 नहीं आएगा क्यों बेटा, ऊपर क्या सर है 1 हमारा नहीं आएगा, ओमेगा, ठीक है सर, सर ओमेगा देखो माइनस ना, 1 नहीं
एक मिनट, ये जो पहले वाला लिखा हुआ है ये इसको आप ऐसे लिख लो ओमेगा प्लस 1 और ये है ओमेगा माइनस 1, तो बेटा सेम ही है, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 नीचे भी ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, यस सर। ठीक है। जो प्लस में लिखा हुआ है उसको तो यार उल्टा लिख लो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, उसमें ये था ना कि माइनस साइन कॉमन लूंगा मैं। हाँ, अगर ओमेगा माइनस 1 की जगह यहाँ पर आपका 1 माइनस ओमेगा होता तो फिर माइनस 1 आता, क्लियर है? Yes, sir. यस यस सर Yes, sir. ठीक है, अब बी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं एक बारी। बी क्या था हमारा? बी था 1 प्लस बी था हमारा, बी गिवन था भाई, कहाँ गया बी? ये रहा बी। बी था हमारा इसको कॉपी कर लेते हैं हम। ओके, बी की वैल्यू दे रखी है हमें, कहाँ से स्टार्ट करना है? अगेन 0 से स्टार्ट करना है, तो इसमें भी कितनी टर्म्स आएंगी टोटल? So कितनी 101. टर्म्स? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या आएगा? ओमेगा की पावर क्या होगी, क्योंकि अल्फा ओमेगा ही हमारा, ओमेगा की पावर 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? 3, 6 एंड सो ऑन, है ना, चलता रहेगा कहाँ तक? 300 तक, राइट? Yes, sir. क्लियर? Yes, तो sir. इसमें भी हमें ये समझ में आना चाहिए टोटल n टर्म्स है, कितनी टर्म्स है? 101, है ना। Yes, sir. तो जिसमें n है वो आपका 101 है। अब फॉर्मूला लगा दो इसमें भी जीपी का, क्या होता है बताओ? a बार रखें, a ओमेगा की पावर 0 1 है, 1 बार r कितना इस बार? ओमेगा क्यूब होल पावर कितना? 101 माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, r कितना है? ओमेगा क्यूब माइनस 1, क्या आएगा ये बताओ? अच्छा, इसमें हमारा एक गड़बड़ होगी, इसमें नीचे कितना हो जाएगा? डिवाइड में कितना हो जाएगा भाई? इस बार डिवाइड में कितना आ जाएगा? सर ओमेगा क्यूब -3 नहीं, ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो 0 हो जाएगा नीचे डिवाइड में ना, तो इसको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं, ये तो वैसे ही सॉल्व हो गया भाई। कैसे? 0 yeah. नहीं, इसमें तो वैसे ही सॉल्व हो गया, ये तो ओमेगा की क्यूब की पावर है सारी की सारी, दिख रही है? Yes, sir. Yes. सर ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है ना, Yes, sir. Yes, sir. 1। तो पहला 1 आया, दूसरा भी बनाया, फिर तीसरा भी क्या आएगा? 1, इसी तरह से चलेगा सारे ना। वन आएंगे सर तो कितने बनाए यानी कि? So 101. 101 101 आ गया, तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 100 की जगह 101 आई, क्योंकि टोटल 101 टर्म्स से इंपॉर्टेंट था। तो ए आया 1, बी आया आपका 101। तो जब ये दोनों आ गए तो अब इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए इंटू बी इक्वल टू 0। तो क्या आ गई इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 102x प्लस 101 इक्वल टू 0। क्या ये ऑप्शन था हमारा भाई? कौन सा बी ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन भाई। क्लियर है सभी को? Yes, यस सर किसी को डाउट बेटा इसमें? नो सर No. ठीक है। अच्छा, हमने डी मोबाइल थ्योरम भी करी थी लास्ट क्लास में, याद है सभी को? है भाई, किसी को याद आ रहा है? डी मोबाइल थ्योरम पढ़ी थी हमने कि अगर Yes. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर लाइक अगर लिखा है z इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा होल पावर कितना लिखा है? n। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? cos n थीटा प्लस i sin n थीटा लिख सकते हैं। अगर n क्या है, इस पे कंडीशन क्या होती थी? व्हेन n क्या होना चाहिए? इंटीजर, राइट? Yes, sir. है ना। और अगर इंटीजर नहीं होता था तो अगर p बाई क्यू की फॉर्म में जो जिसमें आपका इंटीजर नहीं आ रहा, कोई रैशनल नंबर आ रहा है, तो फिर मैंने बताया था फिर वो nth रूट की तरह से जो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाए थे हम? z इक्वल टू अगर ऐसे लिखा हुआ है cos थीटा प्लस i sin थीटा होल पावर p बाई क्यू है। क्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए आपका। तो इसको फिर कैसे ओपन करते थे, याद है किसी को? cos 2m पाई प्लस थीटा और मल्टीप्लाई किससे कर देते थे? p बाई क्यू से, राइट? याद है? तो थीटा की जगह हम क्या करते हैं? 2m पाई ऐड कर देते हैं आर्गुमेंट में और मल्टीप्लाई कर देते हैं p बाई क्यू से। और फिर n की वैल्यू बताओ कहां से कहां तक होती थी, याद है किसी को? n की वैल्यू क्या लेते थे हम? वेयर 0 1 0 1 2 कहां तक? n minus 1 नहीं बेटा, जो डिनोमिनेटर है ना, क्यों minus n मतलब अगर nth रूट निकाल दो तो उसमें q आपका n हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर q लिखा है तो q -1 तक, मतलब एक कम तक लेना है, ठीक है। तो अगर मैं क्यूब रूट निकाल रहा हूँ किसी का, तो उसका मतलब है मुझे m की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी और 2, ठीक है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. मैं जब चलो, क्लास एक खातर मिला ना, मैं अपनी क्लास की खातर ही बचावा ही नेट, मेरे लिए 1% फालतू नेट नहीं और कल एक बार भी हॉटस्पॉट ना ऑन होना। बेटा चैट खेलनी अपना होगी। म्यूट रखो बेटा, आवाज आ रही है किसी की। हाँ,
अच्छा मान लो एक क्वेश्चन दिया मैंने, अच्छा और एक हमने पढ़ा था nth रूट ऑफ यूनिटी की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या क्या थी बताए, क्या क्या पढ़ा था हमने, अगर z की पावर n अगर 1 है जिसमें अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा की पावर n-1 आर nth रूट ऑफ यूनिटी, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, याद है किसी को कि इनका Yes, सम sir. क्या होता था, इनका सम क्या होता था, 0. 0 होता था। किसी भी रूट की पावर अगर n कर दोगे क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, राइट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर हमने कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी सीखे थे, पर ज्योमेट्री वाले पार्ट फिर हम आगे जब करेंगे ज्योमेट्री वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर उसके साथ और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। बट एक क्वेश्चन है, लेट से ये सॉल्व करो, ट्राई करो। मान लो दिया हुआ है कि इफ अल्फा बी द कॉम्प्लेक्स नंबर फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, उसने बोल दिया अल्फा जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, जैसे हम nth रूट बोलते थे यहाँ पर या क्यूब रूट बोलते थे, यहाँ पर बोल दिया फिफ्थ रूट है ऑफ यूनिटी। देन आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 2 रेज़ टू पावर मॉड 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर -2 एंड प्लस अल्फा की पावर, इसको कर देते हैं सर ये 2 की पावर में है। अल्फा की पावर -1, हाँ बेटा 2 की पावर में ये दे रखा है, ठीक है। तो अगर अल्फा आपका क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। तो बताओ क्या करें, सबसे पहले जो माइनस वाली पावर लिखी है उनको सॉल्व करें पहले, Yes, sir. करो। तो क्या करें, पहले इसको अलग से सॉल्व भी कर लेते हैं, क्या आएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर -2 एंड प्लस अल्फा की पावर -1, इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा, ठीक है यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे तो अल्फा स्क्वायर आएगा और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर फिर अल्फा क्यूब प्लस बताओ अल्फा 4 प्लस 1 ही रहेगा, और यहाँ पर अल्फा का क्या आएगा, Okay. यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ अल्फा आएगा, क्या आएगा अल्फा ही आएगा ना सिर्फ, Yes. Yes. ठीक है। अब हमें एक प्रॉपर्टी याद आ गई, अभी हमने बताया था कि nth रूट ऑफ यूनिटी चाहे फिफ्थ रूट हो चाहे सिक्स्थ रूट हो, सारे जो रूट्स हैं यानी ये जो ऊपर लिखे हुए 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब और अल्फा 4, इन सबका सम क्या होगा बेटा, क्या होगा इन सबका सम, 0 आएगा ना, 0 तो न्यूमरेटर में हमारा 0 आ गया, Yes, sir. तो डिनोमिनेटर में चाहे कोई सा भी रूट लिखा हो कुछ भी लिखा हो, नॉन जीरो ये वैसे डिनोमिनेटर, तो अगर ऊपर 0 आ गया तो पूरा आंसर कितना आ गया 0, और हमें क्या निकालना था 2 की पावर निकालना था, तो 2 की और 0 क्या होता है 1. 1, कह रहे सभी को, आया Yes. समझ में सभी को, Yes. Yes. okay, इसमें किसी को डाउट, No, sir. No, sir. ठीक है, लेट्स से क्वेश्चन है एक और लेते हैं, इसमें हमें क्वेश्चन में दे दिया, लेट्स से, अच्छा आपने वो 10th क्लास में वो तो पढ़ा होगा और डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला वो सब पढ़े, Yes, sir. याद है सारे, Yes, sir. ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे आज। ओके, लेट्स से अब क्वेश्चन दिया हुआ एक, ओके क्वेश्चन है इफ 3 रेज़ टू पावर 49 x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3 बाय 2 प्लस रूट 3 आई बाय 2 होल टू द पावर 100, ऐसे दे दिया कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है, और हमें पता है कि जब भी लेफ्ट और राइट इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर दो इक्वल होते हैं तो क्या कंपेयर करते हैं हम, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, राइट। Yes. तो हम Yes, कहेंगे कि दोनों साइड पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करके x और y निकालना है, और उसने फिर ये भी बोल दिया कि x इक्वल्स टू, एंड एक रिलेशन ये भी दे दिया कि x इक्वल्स टू क्या है, k y के भी इक्वल है, देन k का वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को क्या और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, Yes, sir. Yes, sir. बताओ फिर लेफ्ट साइड को और क्या करें सिंप्लीफाई, भाई 3 की और 49 निकालूंगा मैं, लेफ्ट साइड पे तो कुछ नहीं करेंगे ना बेटा, x प्लस आई वाई लिखा उसका तो और क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, पता ही नहीं उसकी वैल्यू तो, है ना। Yes, sir. तो उसको छोड़ देते हैं भाई, लेफ्ट साइड को नहीं करते, एज इट इज छोड़ दो भाई। अब आ जाओ आरएचएस पे, आरएचएस तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
तो आरएचएस को क्या लिखूं बताओ मैं? आरएचएस में कुछ याद आ रहा है कि इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर अगर n लिखा होता तो क्या करते थे, याद आ रहा है किसी को? इसको पहले पोलर फॉर्म में चेंज कर लें, Yes, sir. Yes, sir. बताओ भाई। चलो बताओ पोलर फॉर्म में लिखकर क्या लिखूं इसे फिर? अगर पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे बताओ? R cos theta plus I cos निकालो theta. इसका। तो आरएचएस में लिखा है 3/2 प्लस √3i/2। तो पहले आर बता दो इसका कितना आएगा? आर की वैल्यू कितनी आएगी? निकालो भी, आर बताओ कितना आएगा इसका? हाँ भाई बताओ, आर कितना है? √3. आर आया हमारा √3 आ रहा है। Yes, sir. कैसे करोगे यार? 3/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा आंसर? 9/4 प्लस 3/4 रूट में, यानी कि 12/4 जो कि हो गया √3। ठीक है, अब निकालते हैं हम क्या? कॉस थीटा और साइन थीटा। तो कॉस थीटा बताओ क्या आएगा इसका? कॉस थीटा की वैल्यू बताओगे क्या आएगी? हाँ भाई बताओ, कॉस थीटा कितना आएगा? कॉस थीटा होता है हमारा X x by बाय, तो x क्या है हमारा 3/2 और डिवाइड बाय r कितना आएगा बताओ? सिंपल है तो 1/√2. भाई 3/2 को आप डिवाइड कर रहे हो √3 से, राइट? यही कर रहे हो ना? और √3 और ये इस तरह से काट सकते हैं तो √3/2 नहीं आ जाएगा? क्योंकि किसी भी नंबर में दो रूट ऐसे लिख सकते हैं ना मल्टीप्लाई में। क्लियर? यहां तक समझ में आया? साइन थीटा बता दो भाई अब। साइन थीटा कितना आएगा? साइन थीटा होता है y/r, तो y कितना है हमारा? √3/2 है और उसको भी √3 से डिवाइड करना है, तो कितना आ गया? 1/2। तो कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, ये देखकर बता दो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना थीटा? थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है, तो कितना होगा यहाँ पर थीटा की वैल्यू? कॉस की वैल्यू आ रही है आपकी √3/2 और साइन की वैल्यू आ रही है 1/2। बेटा कौन सा एंगल पे होता है? π/6 पे है ना? 30 पे होता है ना? Yes, sir. तो 30 के लिए π/6 आएगा आपका, 60 के लिए π/3 आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला था तो कुछ चेंज नहीं करा हमने, π/6 से लिख दिया। तो इसको पोलर फॉर्म कैसे लिखूंगा मैं बताओ उसकी? 3/2 प्लस √3i/2, इसकी पोलर फॉर्म क्या लिख सकते हैं आप? आर की वैल्यू कितनी आई थी? आर की वैल्यू आई थी हमारी √3 टाइम्स ऐसे लिख सकते हैं कॉस कितना? कॉस π/6 प्लस आई साइन π/6 सॉरी मैंने 100 लिख दिया। अब होल पावर इसकी हमें 100 सॉल्व करना है, तो यह है हमारा π/6। अब इसको सॉल्व करना है हमें क्या कि 3/2 प्लस √3i/2 होल पावर 100। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बताओ? अगर मैं होल पावर 100 करूंगा तो √3 cos π/6 एज इट इज प्लस आई साइन π/6 एज इट इज, होल पावर क्या करना है? रेज करना है 100 से। तो अब √3 की भी पावर होगी 100 और जो अंदर लिखा है उसकी भी होगी। तो √3 की और 100 में क्या होगा? 3 क्या 50 लिखते हैं, Yes, sir. क्योंकि √3 की पावर अगर 100 करोगे तो 3 क्या 50 आएगा। और ब्रैकेट में बताओ क्या लिखें? cos कितना बताओ? cos कितना आएगा? याद है मैंने बताया था जब पावर इंटीजर होती है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर या थ्योरम लगेगी? डी मोवायर थ्योरम। मैंने बताया था कि जो 2m pi पावर है वो 2. एंगल से मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो कितना आ जाएगा? 100 π/6 Yes, sir. प्लस आई साइन 100 π/6। ठीक है भाई, Yes, sir. ये हो गया। तो अब 3 के और 50 तो एज इट इज रखूंगा मैं। अब बता दो इसको कैसे लिखें? जो 100 π/6 है उस एंगल को ब्रेक करके छोटा कर दो, बताओ कितना आएगा? 100 π/6 पहली बात तो 50 आ जाएगा ये, और ये 3 आ जाएगा। अब क्या करें? 50/3 तो 48 पूरा डिवाइड हो जाता है। 48 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। तो बेसिकली 16 पाई प्लस कितना? 2π/3, यही है ना? Yes, sir. ठीक है, इसमें किसी को डाउट बेटा? No, sir. Okay. बेटा ये एंगल ब्रेक करना आना चाहिए आपको जल्दी से, कि भाई देखकर अगर 50/3 लिखा हुआ है तो क्या लिखना है ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं जो एंगल लिखूंगा वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट वाला एंगल मैंने लिख दिया जो रेंज में रहेगा, यानी कि -π से लेकर π तक। तो क्या 2π/3 हमारा प्रिंसिपल उसमें है रेंज में?
नो सर। No, sir. क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? 2π/3 तो रेंज में है भाई, पाई से तो कम ही है, क्यों नहीं है? यस सर और नो सर? यस कम। सर। तो कम ही है ना यार, तो प्रिंसिपल रेंज में ठीक ही लिखा है मैंने। और 16 पाई तो एक तरह से जीरो की तरफ कंसिडर कर सकते हैं कि अगर 2n पाई प्लस थीटा लिखा है तो उसको तो थीटा ही लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा? cos 2π/3 बन गया प्लस i sin 2π/3, यही बन गया ना? यस सर। ये ठीक है। अब मुझे इनकी वैल्यूज भी बता दो, इनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। 2π/3 पर cos की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी बताओ? cos की वैल्यू 2π/3 पे कैसे ब्रेक करोगे बताओ भाई? पाई प्लस पाई/3। Pi minus pi पाई by माइनस पाई/3। पाई माइनस पाई/3 कितना होगा? सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा बस। तो 3 के और 50 माइनस का cos π/3, cos π/3 बता दो कितना होता है 60 पर 1/2। और साइन क्या Yes, होता है? sir. साइन पॉजिटिव लिखा मैंने, ये क्लियर है? Yes, या तो sir. क्लियर है? और ये किसके इक्वल गिवन था? हमें LHS गिवन थी क्या? LHS थी 3 के और 49, 3 की पावर यहाँ लिख देता हूँ 3 के और 49 x प्लस आई वाई। तो सबसे पहले कैंसिल कर दें, एक 3 बचेगा यहाँ पर राइट साइड पे, है ना? तो हमारा आंसर क्या आ गया? x प्लस Yes, sir. आई वाई इक्वल्स टू 3 टाइम्स -1/2 प्लस i √3/2। क्या है आंसर? क्या है? -3/2 प्लस 3√3/2, ये हमारा आ गया x प्लस आई वाई। फिर उसने क्या बोला था याद है? x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आई -3/2 और y की वैल्यू आ गई, कंपेयर कर लिया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, 3√3/2। ये आपका y आ गया, ये आपका x आ गया। फिर उसने कंडीशन दी थी कि x जो था वो क्या था? x इक्वल टू दिया हुआ था हमें ky। तो अगर मैं लिखता हूँ x जो -3/2 है, अगर वो k टाइम्स लिखना है y का, y यानी कि 3√3/2, तो k की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितनी आएगी? Yes, sir. ये कट गया, ये भी कट गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1 by -1/√। -1/√. या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -√3/3, है ना? ऑप्शन में हो सकता है नीचे रूट ना दिया हो, तो आपको रैशनलाइज करना आना चाहिए, ये एकदम समझ में आना चाहिए कि इससे हम ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है? Yes, ठीक है? sir. Yes, sir. ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी e की पावर अगर आई थीटा, जिसको हम बोलते थे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पोलर फॉर्म में, और इसका मॉड कितना होता था याद है किसी को? इसको ऐसे बोलते थे सेस थीटा। हाँ, किसी को याद है कि इसका मॉड क्या होता था? 1। वेरी गुड, क्योंकि भाई cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर करोगे रूट में 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये मैंने बोला था ये हमेशा 1 आता है, लेकिन मैंने कंडीशन बताई थी कि इफ थीटा क्या होना चाहिए? थीटा के ऊपर कुछ कंडीशन थी भाई, थीटा कुछ भी, मतलब थीटा का मतलब ये नहीं कि कुछ भी चलेगा। तो अगर कुछ भी है तो फिर ऐसे नहीं बोलेंगे, है बेटा? सिस क्या लिखा है? सिस वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बेटा, cos c के लिए हो गया, आई हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया और साइन थीटा ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म एक ही हैं। ये हमारा यूलर फॉर्म था, ये हमारा पोलर फॉर्म था, और जो मैंने सिस लिख दिया वो शॉर्ट में लिख दिया। कई बुक में देखोगे आप तो इस तरह से भी लिखा होता है। ठीक है बेटा, ये सारे एक ही बात है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा कि इसका जो मॉड आएगा वो हमेशा 1 आएगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं? ठीक है, और मैंने कंडीशन देखो ये हाईलाइट करी है, कंडीशन ये ध्यान रखनी है भाई, अगर ये याद नहीं दिया तो गड़बड़ कराओगे पेपर में। तो क्या बोला मैंने कि अगर थीटा जो है वो क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तब चल जाएगा, मतलब कोई भी एंगल हो लेकिन रियल वैल्यू हो, इमेजिनरी पार्ट वाला इंक्लूड ना हो, उसमें कॉम्प्लेक्स ना हो। तो अब मैंने ऐसा पूछ लिया फिर लेट्स से कि इफ z इक्वल टू दिया हुआ लेट्स से r e की पावर i थीटा, ऐसा दिया हुआ है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर, r हमारा मॉडुलस हो गया और e i थीटा हमारा हो गया cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो फाइंड क्या करना है, पूछ रहा है कि फाइंड करके दिखाओ e की पावर i z क्या होगा और इसका मॉड। इस बार क्या हम बोल सकते हैं 1 होगा? No, sir. तो इस बार हम नहीं बोल सकते 1 होगा भाई, क्योंकि साथ में i के साथ जो लिखा हुआ है वो थीटा जो यानी z जो लिखा हुआ है वो रियल नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स है, और z की वैल्यू बताई हुई है कि क्या है। तो फिर सॉल्व करो, कैसे करेंगे बताओ? तो पहले z की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, राइट? e i z में z की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगी? r e टू द पावर i थीटा, राइट? ठीक है, ठीक Yes, है। sir.
अब इसका मॉड करना है, अगर इसका मॉड करना है तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है जो पावर लिखी हुई है। तो इसको पावर को और सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसे कर दें, ई आई एज इट इज, आर भी चलो बाहर निकाल लिया। अब क्या करूं, ऐसे कर दूं, जो ई की पावर आई थीटा है जो पावर में लिखा है उसको ऐसे लिख लें कॉस थीटा, क्योंकि इसका मीनिंग तो यही होता है ना। ये ठीक है, चलेगा Yes. भाई? मैंने ऐसा क्यों लिखा, सभी को क्लियर है क्यों लिखा है ऐसा मैंने? यस सर। yes sir, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज वैसे आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। वैल्यू तो हमें मतलब ये शॉर्ट में लिखने के लिए होता है ऐसे, बट हमें पता होना चाहिए कि जहां पर भी ई की बार आई थीटा लिखा है तो वो उसकी वैल्यू cos थीटा प्लस आई sin थीटा होती है। तो जहां पर भी आपको लगता है कि यूज करना है तो यूज कर लो। अब इसको ओपन करना पड़ेगा, ब्रैकेट भी ओपन कर दो, क्या आएगा बताओ? e रेज़ टू पावर क्या आएगा? r को तो मैं चलो बाहर ही रखता हूँ, कांस्टेंट है वो। i को मल्टीप्लाई करता हूँ तब तो क्या आएगा? i के साथ एक बार cos थीटा आएगा और I- प्लस sin theta आई स्क्वायर sin थीटा आएगा। और आपको आई स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या होती है? -1 -1 होती है। तो ऐसे लिख दें आई cos थीटा माइनस का sin थीटा, ये आ गया ना। yes ठीक है। sir, अब मैं e की पावर जो लिखी है उसको इस तरह से लिख लेता हूँ, r एक बार आया आई cos थीटा और माइनस का r sin थीटा, ये ठीक है, ये आ yes गया। sir, Yes. अब इसका मॉड निकालने से पहले क्योंकि पावर नेगेटिव में है, तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे e की पावर r i cos e की पावर r cos थीटा को अलग कर दो, i cos थीटा इसको अलग कर दो और मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस r sin थीटा, ये ठीक है। yes sir, अब आपको क्या निकालना है? मॉड निकालना था इसका। ये आपका आया e की पावर आई जेड आया सिंप्लीफाइड होके। अब आपको इसका मॉड निकालना है, e की पावर आई जेड का मॉड निकालना था, तो यानी इसका मॉड निकालना है e की पावर r i cos थीटा मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस r sin थीटा। अब मेरे को बता दो, मैं आगे नहीं करूंगा, आप में से कोई बताओ अब इसका मॉड क्या आएगा सिंप्लीफाई करके। अच्छा, ये दो मतलब मॉड में दो टर्म्स लिखी हुई हैं, e की पावर e की पावर मल्टीप्लाई में, Split तो करते हैं। सेपरेटली भी ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर i cos थीटा इसका भी मॉड और e की पावर माइनस r sin थीटा इसका भी मॉड, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है yes sir, भाई, एक तरह से आप ये आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब z1 और z2, और आपको पता है कि मल्टीप्लाई में मॉड जब लेते थे तो मॉड जो होता था वो सबका अलग अलग हो जाता था, मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो। ठीक है, अब आंसर बता दो फिर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर ये फाइनल स्टेप है हमारा, सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? r पहले का आंसर क्या आएगा भाई? जो पहला लिखा है, r square cos के थीटा नहीं बेटा, पहले वाला जो आंसर है उसको थोड़ा ऑब्जर्व करो। मैंने एक चीज बताई थी हमेशा कि ई के और आई थीटा अगर है उसका मॉड जब आप लेते हो 1 आता है जब कुछ- थीटा क्या और रियल हो। तो आप एक चीज सोचो, ये लिखा हुआ आई के साथ क्या लिखा हुआ है? आर cos थीटा लिखा हुआ है, और मैंने कहा था ये जो थीटा है जो आई के साथ लिखा होता है ये बस रियल होना चाहिए। रियल का मतलब इसमें चाहे कुछ भी लिखा हो, 2 3 4 एंगल हो, चाहे कुछ वैल्यू हो रेडियन में, कुछ भी हो, हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो अब मुझे बता दो, e की पावर जो लिखा हुआ है आर आई cos थीटा, उसमें i को छोड़ दूं तो r cos थीटा है, तो क्या मैं कह सकता हूं फॉर श्योर कि r और cos थीटा का प्रोडक्ट रियल होगा? ये कह सकता हूं मैं? yes sir, Yes, sir. तो फिर इसका जो मॉड है फिर तो 1 नहीं हो गया डायरेक्टली? Yes, sir. ये सभी को क्लियर है कि e की पावर r i cos थीटा को मैंने इसका मॉड 1 क्यों कर दिया? ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाला पार्ट बता दो। Sir, इसका भी 1 आएगा. -1. इसका भी 1 आएगा, ये -1 क्या आएगा? सोचो आराम से सोचो, आराम से लॉजिकली, थोड़ा लॉजिक लगाकर सोचो, ऐसे नहीं कि एक चीज बताई है तो वैसे का वैसे ही बिल्कुल सोचा और एकदम बोल दिया आंसर। थोड़ा सोचो, इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, कि थोड़ा सा जो आपको लग रहा है उसको एक बार क्रॉस चेक करो इसमें भी दिमाग होगा में। यूज। इसमें भाई यूज ही नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि इसमें पावर में आई तो है ही नहीं, इसमें तो बस e की पावर माइनस r sin थीटा लिखा हुआ है, इसमें i कॉम्प्लेक्स थोड़ा लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ है वो तो प्योरली रियल है भाई, इसमें तो प्योरली रियल है ऊपर। तो इसका फिर आंसर क्या लिखें? सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो क्या लिखें इसको? सर √2। क्यों ऐसा, क्यों भाई √2 क्यों? ये कहां से समझ में आया कि √2 होना चाहिए? बताओ बताओ भाई, ये तो अगर रियल है तो इसका मॉड तो भाई यही का यही रहेगा, इसको सॉल्व भी कैसे करोगे? इसको छोड़ दोगे, कुछ करोगे ही नहीं, तो यही आंसर है बस। ठीक है, जैसे एग्जांपल अच्छा मैं आपको देता हूं, देखो मैं कुछ जब कुछ नहीं आता है ना तो क्या करते हैं, जैसे ये अजीब सा लिखा हुआ है e की पावर माइनस r sin थीटा लिखा हुआ है, किसी बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि इसका मॉड क्या लिखूं, तो एग्जांपल ले लो, आपको ये तो समझ में आ गया कि ये रियल है प्योरली, ये समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. अगर प्योरली रियल है तो आप एक काम करो ना, z एक बार ले लो, एक बार कुछ भी z कोई भी प्योरली रियल नंबर ले लो, जैसे आपने ले लिया 3 ले लिया, 3 को आप 3 + 0i लिखते हो, इसका मॉड निकालोगे तो क्या आएगा बेटा? 3 नहीं आएगा? Yes, कुछ sir. करने की जरूरत है? Yes. तो जो अगर आपका जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है, अगर वो e की पावर जो -r sin थीटा है, -r sin थीटा रियल है, e की पावर भी वो रियल ही होगा, कुछ ना कुछ नंबर होगा, रियल ही आएगा। तो रियल का अगर मॉड करके वही आता है तो बस वही का वही लिख दो, खत्म, कुछ भी नहीं करना था। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब अपने आप को ना एक्स्ट्रा कंफ्यूज मत करो कि अब क्या करें इसका। तो आप ये सोचो, आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो लिखा हुआ है e की पावर में, तो उससे समझो कि वो तो रियल है। तो अगर रियल है तो फिर रियल का तो मॉड करने पे वही का वही एग्जैक्टली वही आ जाएगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. क्या पूछो अगर किसी को डाउट है तो इसमें। तो क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, लेट्स से क्वेश्चन दे दिया। अच्छा, हम डिस्टेंस में बोला था, डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला यूज करना है, तो एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला कि कैसे लगाते हैं। लेट्स से हमें दिया हुआ है, सभी को फार्मूला याद है वैसे? याद आ रहे हैं? Yes, sir. हाँ, तो क्या थे हमारे, वो डिस्कस कर रहे हैं करीब। तो पहला है जैसे अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा आपका वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगता है, जो मैं बता रहा था कि अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री में जब यूज करेंगे, ज्योमेट्रिकल वाला जो पोर्शन है, तो वेक्टर अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो वेक्टर में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है, मान लो ए, और ये आपका पॉइंट है बी, ए से बी जा रहा है ये वेक्टर इस तरह से। और पोजीशन वेक्टर किसी को याद आ रहा है क्या होता था? B minus A. पोजीशन वेक्टर B minus नहीं, A. हाँ, इस वेक्टर को हम b माइनस ए बोलेंगे, लेकिन पोजीशन वेक्टर पहले क्या होता था? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जैसे कोई भी पॉइंट है स्पेस में, 3D स्पेस में, लेट्स से ए पॉइंट है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो वेक्टर है, वैसे पॉइंट जो होता है उसका कोई वेक्टर, पॉइंट जो होता है वो जीरो वेक्टर होता है। अगर मैं बोलूं पॉइंट क्या है, तो पॉइंट एक जीरो वेक्टर है, ना तो उसकी डायरेक्शन है ना ही मैग्नीट्यूड है। क्लियर है? तो Yes. अब पॉइंट वेक्टर नहीं होता, लेकिन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जब बोलते हैं तो पॉइंट वेक्टर नहीं होता, वो क्या होता है? ओ से लेकर ए होता है, मतलब ओरिजिन से लेकर ए तक का जो वेक्टर है इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो इसको मैंने लेट्स से ए से डिनोट कर दिया, ठीक है? तो ए जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर मान लिया ए था, और जो बी पॉइंट था उसका पोजीशन वेक्टर लेट्स से बी था। तो जो ए बी होगा, ए बी वेक्टर होगा, ए बी वेक्टर होगा, इस तरह से लिखते हैं, तो वो क्या होगा? बी माइनस ए होगा। क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। क्लियर है? तो इसी तरह से अब ये जो मैंने बताया, ये इसलिए बताया, मान लो हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्या करते हैं, लेट्स से आर्गन प्लेन है, तो लेट्स से ये z1 है हमारा पहले वाला पॉइंट, और ये लेट्स से z2 दूसरा पॉइंट है। मतलब z1 वाला जो पॉइंट है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है z1 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो z2 वाला पॉइंट है वो z2 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। तो हमारा जो z1 से z2 होगा ये, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये पॉइंट ए है लेट्स से, ये पॉइंट बी है, तो फिर ab को कैसे लिखेंगे? ab को लिखेंगे z2 माइनस Z1. क्लियर है? मतलब जिसकी तरफ जा रहा है ना उसमें से माइनस कर देते हैं इनिशियल वाला। ये क्लियर है? Yes. ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं ए बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ए बी की लेंथ के बारे में बात करता हूँ, तो वो क्या होगा? Z2 माइनस Z1। तो अगर मैं Z2 माइनस Z1 का कभी भी, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें और आपने माइनस करके मॉड लगा दिया, तो आप ये समझ जाना कि उन दोनों के बीच की वो क्या है? दूरी है। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है? अब जब डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो फिर तो वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि Z1 माइनस Z2 भी वही होगा, सेम ही होगा। राइट? क्लियर है? ठीक है भाई? Yes, sir. लेकिन ए बी और बी ए सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अगर डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो मॉड सेम आएगा, चाहे Z2 माइनस Z1 का मॉड निकालो या Z1 माइनस Z2 का मॉड निकालो। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, दूसरी बात, जब हम एंगल लेते हैं, मतलब मैं बेसिक बता रहा हूँ ज्योमेट्री के, ताकि जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले से आपको ये चीजें थोड़ी सी बेसिक पता हो। ठीक है? अच्छा, जब एंगल निकालते हैं दो वेक्टर के बीच में, तो वो कैसे निकालते हैं? लेट्स से लिखा है ये आपका एक पहला वेक्टर है लेट्स से ए, और ये आपका सेकंड वेक्टर है बी। तो कंडीशन क्या है जब आप एंगल निकालते हो ए और बी के बीच में? तो सबसे पहली कंडीशन है कि वो दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होने चाहिए। मतलब ये जैसे ओ पॉइंट है, यहाँ पर ले लिया मैंने, ओ की जगह ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता था, मैंने ओरिजिन से ले लिया। तो अगर ओरिजिन से दोनों वेक्टर जो ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो ये वाला होगा, थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर।
ये जो मैं ऊपर एरो लगा रहा हूँ वो वेक्टर के लिए लगा रहा हूँ, ताकि वेक्टर को जब डिनोट करते हैं तो ऐसे एरो बना देते हैं। अभी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में वेक्टर क्यों पढ़ा रहा हूँ? वेक्टर नहीं पढ़ा रहा, मैं वेक्टर के बेसिक्स बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, ताकि हम जब आगे वेक्टर 3D भी करेंगे तो आपको ये छोटी छोटी चीजें पता हो, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है उसमें रिलेट करेंगे ये चीजें, ठीक है, क्लियर? तो मतलब अभी सोच लो हम आधा भी कॉम्प्लेक्स नंबर करा हमें, आधा जो ज्योमेट्री वाला है हमने वो हमारा जब वेक्टर और वो हो जाएगा तब करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्योंकि इसमें ना लोकस वगैरह वाले भी क्वेश्चंस आते हैं कि लोकस ऑफ जेड जो है उसका पॉइंट जो होगा उसका लोकस क्या डिनोट करता है, तो आपको सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, वो सब भी पता होना चाहिए, तो वो लिंक करके आ जाते हैं क्वेश्चन। मतलब कुछ तो ऐसे आएंगे मॉडुलस आर्गुमेंट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, बाकी डी मोबाइल थ्योरम जो पढ़ी हमने, और कुछ जो होंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक होके आ जाएंगे, ठीक है। तो ए और बी के बीच में जब मैं एंगल बोलता हूं तो उसके लिए पहली कंडीशन मैंने बोली कि सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होने चाहिए, तब उनके बीच में जो थीटा एंगल होगा वो एंगल बिटवीन ए और बी होगा। लेकिन अगर ऐसा फिगर है, मान लो ऐसा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए और लेट्स से बी दिया हुआ है ऐसे, ये बी दिया हुआ और ये थीटा दिया हुआ है, तो अब मैं कहूंगा एंगल बिटवीन ए एंड बी अब कितना है, तो बताएगा? अब क्या होगा? क्या थीटा ही लिखेंगे या कुछ और आएगा इस बारी? सोच के बताओ। माइनस थीटा। माइनस थीटा कैसे भाई, क्या लॉजिक लगाया बताओ, ये बता दो। सो अपोजिट वेक्टर। देखो क्या करेंगे, माइनस थीटा नहीं बेटा, ऐसे होगा, देखो मैंने कहा था सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होनी चाहिए, तो जो ए बी वेक्टर है उसको मैं सेम लेंथ का आगे एक्सटेंड कर देता हूं, तो इसको भी तो मैं बी बोलूंगा, ये ठीक है भाई। वेक्टर की अगर मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं करी और मैग्नीट्यूड भी उतना ही रख लिया जितना था पहले, तो वो सेम रहेगा आगे भी। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो पॉइंट था मैंने फिक्स कर दिया ये वाला, और अब दोनों के दोनों सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, दिख रहे हैं? Yes, sir. जो ए है और ये जो बी है अब सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो हमारा जो एंगल होगा वो अब थीटा नहीं, ये वाला एंगल होगा। ये कितना है? 180 माइनस थीटा नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. क्या सभी को आया समझ में? यस सर, यस सर। ठीक है। अच्छा, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका सेक्शन फार्मूला या डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था? जैसे दो पॉइंट होते थे, मान लिया ए पॉइंट है आपका x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, तो ए बी जो सर डिस्टेंस एंगल होगा वो कितना क्या बड़ा होगा? लास्ट वाले केस में? क्या बेटा? उसमें एंगल होगा 180 माइनस थीटा बेटा। थैंक यू सर। ओके, 180 माइनस थीटा समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि जब सेम पॉइंट से ओरिजिनेट करके जो एंगल बन रहा है उनके बीच में, ये होगा 180 माइनस थीटा हमारा एंगल, ठीक है? यस सर। ओके, तो अगर दो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। जैसे दो पॉइंट होते थे आपके ए बी, तो ए बी डिस्टेंस फार्मूला क्या लगाते थे आप? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ए बी को लेट्स से ए और बी दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी ए बी, उसको लेट्स से एक पॉइंट है सी जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? लेट्स से m/n रेशियो में। यानी जब मैं m/n बोलता हूँ तो उसका मतलब है m/n इक्वल टू है आपका AC डिवाइड बाय BC या CB। तो फिर जो C के कोऑर्डिनेट्स होंगे बाय सेक्शन फार्मूला वो होता था, m को मल्टीप्लाई करते थे हम x2 से, n को मल्टीप्लाई करते थे x1 से, x1 mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m m प्लस plus n, n और फिर इसी तरह से my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n, ठीक है? Yes, ये sir. तो होता है हमारा इंटरनल डिवीजन। कैसा? इंटरनली डिवाइड कर रहा है। लेकिन मान लो ये वाला पॉइंट सी यहां ना हो, ऐसे हो ए बी सी, एक्सटर्नली बाहर डिवाइड कर रहा है, मतलब बाहर एक्सटेंड करके डिवाइड कर रहा है, तो इस बार भी रेशियो हम m/n लेंगे, लेकिन इस बार m/n कैसे होगा? m/n का मतलब है इस बारी जैसे पहले था AC बाय CB, तो यहां पर भी अब ऐसी है AC, यानी ये पूरा का पूरा इस तरह से m है और ये आपका n है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर इस केस में एक्सटर्नल डिवीजन में जो C के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे mx2 माइनस हो जाएगा, एक बार प्लस की जगह क्या हो जाएगा? Minus. Minus. ठीक है, वो डिवाइड बाय, तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल डिवीजन, जब आपका सी पॉइंट जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यहां तक कोई डाउट बेटा? No, sir. अच्छा, अगर मैं बोलता हूं माइनस आई का आर्गुमेंट बताओ जल्दी से, क्या होगा? कोई भी कुछ या हैंड रेज करो जिनको पता है। आर्गुमेंट, अगर मैं बोलता हूं माइनस आई का आर्गुमेंट बताना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो बताओ क्या होगा?
माइनस आई का प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताओ भाई। भाई माइनस आई मैंने बोल दिया कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस आई, तो इसका मतलब हो गया 0 माइनस आई। अब 0 माइनस आई का मैं कह रहा हूँ कि आर्गुमेंट बताओ, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना है, थीटा बताना है कितना होगा। सर π/2। π/2 पक्का, माइनस π/2 या π/2 सोच लो। तो माइनस आ गया सर π/2। आराम से सोचो यार, वो तुम्हारे पास पोलर फॉर्म का फॉर्मूला है डायरेक्टली, x प्लस आई वाई को इक्वल टू लिखते हैं r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो कंपेयर करके बताओ जल्दी से क्या आएगा, cos थीटा कितना आ रहा है, साइन थीटा कितना आ रहा है, उसके हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा है और वैल्यू क्या लिखनी है। और हमें पता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई से पाई तक लिखना है, जिसमें माइनस पाई इंक्लूड नहीं करना, पाई को इंक्लूड करना है। बताओ क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया यार मैंने। भाई अगर मैंने दिया z इक्वल टू 0 माइनस आई, तो बेटा आपका इसका r कितना है 1 है, इसमें cos थीटा कितना आएगा 0 आएगा, sin थीटा कितना आएगा -1 आएगा। ये क्लियर है? यस सर। Yes. तो यार cos की वैल्यू 0 है और sin की वैल्यू अगर -1 है तो π/2 तो हो ही नहीं सकता। कौन सा क्वाड्रेंट है पहली बात तो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। क्वाड्रेंट नहीं मतलब ये तो एक्सिस के ऊपर ही होगा, याद है फिर वो बताया था मैंने। यार ये भूल क्यों जाते हो तुम, मुझे एक चीज बताओ, ये भूल क्यों जाते हो। साइन क्या होता था 0, कॉस क्या होता था 1, साइन क्या होता था 1, कॉस होता था 0, साइन होता था 0, कॉस क्या होता था -1 और साइन होता था -1, कॉस होता था 0। तो बेटा ये वाला है ना, यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो माइनस है वो यहाँ पे होगा कहीं पे, तो फिर ये एंगल कितना होगा, क्लॉकवाइज लेकर मेजर करना पड़ेगा ना ये तो, क्योंकि थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट को हम क्लॉकवाइज घूम के कवर करते थे। तो एंगल क्या आएगा, -θ। तो आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका क्या होगा, माइनस π/2 होगा। क्लियर है? Yes. किसी को कंफ्यूजन इसमें? No, sir. तो तुम्हें ना मतलब देखते ही मतलब माइनस आई का मैंने बताया था ना, 4 बताए थे मैंने, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू -1, z इक्वल टू आई और z इक्वल टू -i। और z इक्वल टू 0 का तो कोई आर्गुमेंट होता ही नहीं है। अगर मैं पूछूं इसका कितना है आर्गुमेंट z, तो इसका आर्गुमेंट नॉट डिफाइंड है इसके लिए, ये ध्यान रखना। सिर्फ 0 वाले केस में जो आपका आर्गुमेंट होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। और इन चारों के आपको टिप्स पे लाइक लर्न होने चाहिए, जो आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है वही वाले होंगे, या तो 0 होगा या पाई -पाई π/2 इस तरह से। क्लियर है? Yes, sir. तो देखते ही पता लग जाना चाहिए आपको कि इसका लिखना क्या है आपको। ठीक है, अच्छा फिर अच्छा मैंने बोला कि अभी एक चीज बताई थी मैंने कि अगर हम लिखते हैं हमने एक पीछे वेक्टर करा था, समझा था कि अगर आप माइनस कर रहे हो a माइनस z2 माइनस z1, तो ये आपको क्या देता है, दो वेक्टर्स के बीच का क्या देता है, डिस्टेंस देता है, राइट, पॉइंट्स के बीच में। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है z माइनस 2 प्लस 3i, ऐसा लिखा हुआ है, तो ये किसके बीच में डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या डिनोट कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन किन दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस होगा, z एंड दूसरा वेक्टर, दूसरा बताओ क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, -2 + 3i. 2 - 3i बेटा, क्योंकि माइनस साइन कॉमन भी तो लोगे आप, ऐसे हो गया ना अभी, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है दूसरे वाला, तो 2 - 3i के बीच में। क्लियर है? Yes, Yes. sir. अच्छा ऐसे बोल दिया अगर z प्लस 3i अप, अभी किसके बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन Z और -3i. z एंड -3i। वेरी गुड, हाँ क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जैसे कुछ ज्योमेट्री में चलो ज्योमेट्री जब कराऊंगा तो तब बताऊंगा, अभी इसको छोड़ते हैं, क्योंकि ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर याद है सभी को, क्या होते थे, कोई बताएगा सेंट्रोइड क्या होता था, सेंट्रोइड किसको बोलते हैं भैया, कोई बताएगा सेंट्रोइड क्या होता था बेटा, ट्राइंगल में जहां पर मीडियन मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। जहां पर हमारा ऑल्टीट्यूड मीट करते हैं उसको बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर, जहां पर हमारे एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं उसको बोलते हैं हम इन सेंटर, और जहां पर हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। चलो ये ज्योमेट्री जब कराऊंगा सारे डिराइव कराऊंगा, तो अभी के लिए छोड़ते हैं इसे। ओके, लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है x + i y होल पावर दी हुई इस बार 1/3,
और इक्वल टू दे दिया क्या, a प्लस आई बी। आपको बताना है देन x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू क्या होगा, और ऑप्शंस दिए मैं, लेट्स से 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी ऑप्शन है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी ऑप्शन है 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, पोल कंडक्ट करा देता हूँ, तो सभी को बेटा आंसर देना है। नोटबुक पेन निकालो, सॉल्व करो। ठीक है, पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, सभी के सभी नोटबुक निकाल के पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इनमें से आंसर बताना है आपको क्या होगा। हमें वैल्यू निकालनी है x बाई ए प्लस वाई बाई बी की, अगर x प्लस आई वाई की क्यूब रूट होल पावर 1/3 इक्वल टू है a प्लस आई बी के, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। मतलब दोनों साइड पे आपको बेसिकली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना है, एंड यू गेट टू नो योर आंसर। आंसर आ जाएगा। एनक्यूटर गैस नहीं करना, अपना नोटबुक में निकाल कर सॉल्व करके बताना है आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया मैंने, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि लेफ्ट साइड पे आपका पावर 1/3 लिखा हुआ है और राइट साइड पे प्रॉपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी की फॉर्म में दिया हुआ है। तो कंपेयर करने के लिए मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों कंपेयर करने हैं, और उसके बाद मुझे बताना है x बाई प्लस वाई बाई बी की वैल्यू क्या होगी। लास्ट 30 सेकेंड्स। क्योंकि सारे कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बच्चों का ए आ रहा है, कुछ बच्चों का बी, कुछ बच्चों का सी आ रहा है अभी। ओके, डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादातर जो बच्चों ने आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, और कुछ बच्चों ने सी और ए पर भी करा है, डी वाला ऑप्शन किसी का भी नहीं। ओके, तो सबसे पहले आप कंपेयर करने के लिए कैसे कंपेयर करोगे भाई, अगर लेफ्ट साइड पे पावर 1/3 लिखा हो तो क्यूबिंग कर दें बोथ साइड। भाई लेफ्ट और राइट पर आप क्या कर दोगे, होल क्यूब कर दो। ये ठीक है, ये ठीक है भाई। हाँ बेटा म्यूट कर सकते हो, ये ठीक है। यस सर। Yes, sir. क्यूब करके क्या आएगा भाई, लेफ्ट साइड पे तो आ जाएगा x प्लस आई, और राइट साइड पे क्या आएगा a प्लस आई बी का। बेटा होल क्यूब तो करना था उस, तो होल क्यूब करके क्या आएगा बताओ। I cube अगर a प्लस, नहीं पहले आएगा a का क्यूब प्लस आई क्यूब बी क्यूब प्लस का 3ai b और a प्लस आई बी, है ना। ये फॉर्मूला लगा दिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a क्यूब एज इट इज, आगे क्या लिखे, माइनस का क्या आएगा बताओ, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती थी, और बी क्यूब तो क्या आएगा माइनस आई बी क्यूब, ऐसे आई लिख दे। बी क्यूब। ठीक है, ओपन करेंगे ब्रैकेट, क्या आएगा 3a स्क्वायर आई बी, और i इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, जो कि -1 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूं, माइनस का 3ab स्क्वायर, बस, है ना, क्योंकि आई स्क्वायर तो -1 हो जाएगा। ये क्लियर है। Yes, sir. वैसे आएगा आपका 3ab स्क्वायर आई स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है इसलिए ऐसे लिख दिया। अब आपको पता है रियल पार्ट को आप पेयर अप कर दो, तो a क्यूब के साथ रियल पार्ट कौन सा है बताओ, कोई और रियल पार्ट है इसमें, माइनस का 3ab स्क्वायर, ये भी तो है। माइनस का 3 हाँ, और आई वाले पार्ट अलग कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट आई कॉमन लेकर क्या बचेगा 3a स्क्वायर बी माइनस का बी क्यूब। ये ठीक है।
ये भाई हमने क्या कर दिया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया। अब कंपैरिजन में कर सकता हूं, तो बता दो x की वैल्यू क्या कितनी होगी यहाँ पर, फिर सॉल्व करेंगे तो x कितना आएगा, ए क्यूब माइनस 3ab a क्यूब माइनस 3ab², ठीक है, और y की वैल्यू आएगी आपकी 3a² b माइनस b क्यूब, ये आ गया। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था भाई, हमें निकालनी थी वैल्यू x बाई ए प्लस वाई बाई बी की वैल्यू। तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी, तो x को अगर आप डिवाइड करोगे मतलब इसको, इन दो इसमें से हम a डायरेक्टली मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा a² माइनस 3b² डिवाइड बाई a, और y में से आपने b कॉमन ले लिया, वो बचेगा 3a² माइनस b² और डिवाइड बाई b। तो बेटा ये दोनों को कट गए, क्या बचा आंसर, a² माइनस 3b² और माइनस का 3a², लेकिन b² प्लस हो जाएगा। ये क्लियर है? क्या आंसर आया हमारा, क्या आंसर आया हमारा? अच्छा, हमें प्लस करना था, माइनस करना था, प्लस करना था, प्लस करना था, प्लस करना था। तो प्लस करेंगे तो बेटा साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये आपका प्लस और ये माइनस ही रहेगा। तो ये आ गया आपका 4a² माइनस का 4b², 4 कॉमन लेकर क्या बचा आपका, a² माइनस b²। तो ऑप्शन नंबर होना चाहिए था a² माइनस b², ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट है, लेट्स से ऐसे बोल दिया, इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया कि इफ z इक्वल्स टू, या x इक्वल्स टू लिख देते हैं, x इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 प्लस 5i, 2 प्लस 5i, और मैंने बोल दिया फाइंड x³ माइनस 5x² प्लस 33x माइनस का 19, ये फाइंड करना है। और ऑप्शंस आर -5, -7, 7 और डी ले लेते हैं, नन ऑफ दीस। वो लॉन्च कर रहा हूं मैं, सभी को कैलकुलेट करके बताना है क्या वैल्यू होगी, ठीक है। ओके, तो गिवन है x इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 2 प्लस 5i, और आपको कैलकुलेट करके बताना है x³ माइनस 5x² प्लस 33x माइनस 19 की वैल्यू क्या होगी। सभी करेंगे, एंड इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। सबका आंसर आना चाहिए, निकालो, बताओ। लास्ट 30 सेकेंड्स। बेसिकली आपको पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तब निकलेगा x³, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत लेंथी हो सकता है, तब भी आंसर आ जाएगा वैसे होल क्यूब करके भी, बट आप अगर फैक्टराइज कर लोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा।
ओके, पोल एंड कर रहा हूं मैं। मेजोरिटी जो बच्चे कह रहे हैं वो ऑप्शन नंबर कह रहे हैं बी, दैट इज -7। तो चेक कर लेते हैं क्या आएगा। तो हमें क्वेश्चन में गिवन था x की वैल्यू गिवन थी 2 + 5i। तो सबसे पहले अगर हम डायरेक्टली चलो अगर करते हैं, कुछ फैक्टराइज अगर नहीं हो रहा मत करो, कोई बात नहीं। x³ को कोई वैल्यू बताएगा क्या आएगी? 2 + 5i का होल क्यूब। अच्छा, मुझे डायरेक्टली करना चाहिए, देखो नंबर बहुत बड़े बड़े नहीं हो जाएंगे। -5 है, फिर 33 भी लिखा हुआ है, टाइम्स करना निकल तो जाएगा, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो अगर चलो कुछ नहीं आ रहा समझ में तो कर दो। तो बताओ क्या आएगा? 2 का क्यूब क्या आएगा? 8। आगे आगे क्या लिखें? 5i का क्यूब बताओ क्या आएगा? 75 अच्छा -75 आयोटा। अच्छा, अब मैंने जैसे वैसे बोला था कि अगर फैक्टराइज करें तो इसमें किसी को दिख रहा है कि अगर x की वैल्यू अगर फैक्टराइज इसको करने की मैं सोचूं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो उससे जब भी ऐसे क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रिक है, तो लाइक सोचो कि फैक्टराइज हो सकता है। तो फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करते थे, यहाँ पर जो नंबर होता था उसके फैक्टर्स लेते थे। जैसे मैंने इसमें पूरे में, इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर भाई अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ? क्या 0 आएगा? नहीं आएगा, राइट? इसमें 0 नहीं आएगा, राइट? तो यानी कि हमारा x - 1 फैक्टर नहीं होगा। इस तरह से आप वैल्यू लेते थे, कभी -1 लेते थे। तो अब बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी। 1 - 1 से अगर नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं। फैक्टराइज हम नहीं कर पा रहे तो हम क्या करते हैं, वैल्यू से पुट करते हैं। चलो, तो क्या आएगा? 2 का क्यूब हो गया 8, इसका आएगा माइनस का 125i, ये ठीक है। प्लस क्या आएगा? 3 टाइम्स a इंटू बी और ब्रैकेट में a प्लस b, ओपन करो, क्या आएगा? 8 - 125i प्लस का 6 5 30 i और साथ में 2 + 5i। सॉल्व करा तो कितना आ गया? 8 - 125i प्लस का 60i माइनस का, अच्छा माइनस इसलिए लिखा क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो 30 × 5 होगा आपका 150, तो -150 लिख दूं? यस सर। ये ठीक है। तो क्या आ गया हमारा आंसर? इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? -142, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 65। इसी तरह से स्क्वायर भी निकाल लोगे। स्क्वायर क्या आएगा? तो एक ही बार में हो जाएगा 2 + 5i का होल स्क्वायर हो गया 4 प्लस माइनस का 25 और प्लस का 2a भी करोगे तो 20i। तो ये आ गया भाई माइनस का 21 प्लस 20i। और इसी तरह से x की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो ये सारी वैल्यूज पुट करके हमें यहाँ पर सॉल्व करके बताना है क्या आएगा आंसर। एंड आंसर करेक्ट होगा बेटा, नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई सा भी नहीं आएगा। ठीक है, चेक करना है, कैलकुलेशन करके नन ऑफ दीज आना चाहिए। ठीक है भाई? यस सर। Yes, sir. ओके, तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी हमने प्रॉपर्टीज करी हैं, मॉडुलस की, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, डी मोवाइर थ्योरम, और जो बेसिक अलजेब्रा लगाया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब बेटा प्रैक्टिस करो, अच्छी तरह से आना चाहिए सभी को। ठीक है? ओके, यस सर। तो जो ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन रह जाएगा, मैंने nth रूट भी वैसे बता दिया जब यूनिटी का या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में डी मोवाइर थ्योरम लगाकर कि किस तरह से निकालते हैं p/q पावर। तो वो याद रखना है कि अगर पावर उसमें cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर अगर n हमारा इंटीजर है तो n मल्टीप्लाई कर देंगे आर्गुमेंट में और r की पावर भी रेज कर देंगे। लेकिन अगर p/q की फॉर्म में है तो फिर मैंने बताया था 2m पाई प्लस थीटा लिखकर p/q मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें m की वैल्यू हम कहां से कहां तक लेंगे? 0 से लेकर q - 1 तक लेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा पढ़ लो और इसकी प्रैक्टिस करो बेटा। ठीक है, यस सर। और जितना प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना जल्दी आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि नहीं तो पेपर में जैसे मैंने बताया कि आई का अगर मैं बोलता हूँ आर्गुमेंट बताओ, मॉडुलस बताओ उसका कितना है, तो वो जल्दी से देखकर ही पता लग जाना चाहिए आपको। तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि यू शुड मेमोराइज दीस कि अगर -i लिखा है तो आर्गुमेंट कितना है, +i लिखा है तो आर्गुमेंट कितना है। ठीक है, ओके, Yes, sir. चलो, थैंक यू। थैंक सर यू मीटिंग मत एंड करना। हाँ, एंड नहीं करो बेटा।